नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत रीत पर। मैं हूं आपके साथ दीपक झा। हमारे साथ जनता मंच के संपादक अनुराग द्विवेदी जी और दीपक जी जुड़ चुके हैं। दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, जमीन पर काम करते हैं और बहुत ही बेहतरीन इनका अनुभव रहा है राजनीति में भी। तो सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है। तेलंगाना सरकार ने 75% जातीयगत जनगणना का काम कर लिया है। राहुल गांधी ने बाकायदा ट्विटर यानी जो अब एक्स हो चुका है उस पर पोस्ट करके ये जानकारी दी है। अब सवाल यही है कि 75% काम तो हो गया, आगे का प्लान क्या है, जो बार बार बीजेपी पूछती है। सबसे पहले मैं अनुराग जी के पास जाऊंगा। अनुराग जी, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जो वरिष्ठ नेता है वो कह रहे हैं कि देखिए 75% का काम हो चुका है, अब 25% का काम रह गया है। आप इसको कैसे देखते हैं कि तेलंगाना में जो है जातिगत जनगणना अब हो रहा है, होने के कगार पर है, इस पे क्या बदलाव होगा अब इसमें? जी बहुत बहुत धन्यवाद। दो तीन बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। पहली बात है ये कि बिहार में जातिगत सर्वे हुआ, उसके बाद से क्या बिहार के लोगों को फायदा हुआ है उस जातिगत सर्वे से? पहला ये है। और दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या राहुल गांधी अपने दादी इंदिरा गांधी को मानते हैं? एक समय का एक नारा था, न जात पे न पात पे, इंदिरा जी के बात पे और मोहर लगेगी हाथ पे। जब दादी इस बात को कहती थी कि जात पात इस देश के लिए एक ऐसा चीज है जो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर देगा इस देश की, उसके बाद जो उनके पोता आए हैं राहुल गांधी जी, वो चिल्ला चिल्ला के इस बात को कहते हैं कि नहीं जातिगत सर्वे होने चाहिए, जातिगत सर्वे होने चाहिए, सबके आंकड़े सामने आने चाहिए। सबके जब आंकड़े सामने आने चाहिए तो किसी एक खास विशेष वर्ग का क्यों? दूसरा बात ये हो गया, किसी भी तरीके से राहुल गांधी, जब 2014 से पहले उनकी सरकार थी तो क्यों डाटा को जो सर्वे हो चुका था वो क्यों डाटा को रोक दिया गया, क्यों नहीं उसको पब्लिश किया गया, क्यों नहीं बताया गया सबके सामने? इससे पहले भी जातिगत सर्वे की बात हुई थी, 2014 से पहले भी उस डाटा को रोक दिया गया था। तो ये तीन चीजें हैं। राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जो करना चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन फंस जाते हैं अपनी बात में। अब दादी के आइडियोलॉजी को नहीं मानते हैं और अपनी बात को आगे लेकर चलते हैं, अब उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जी, आप जो आपने कहा कि दादी की बात को नहीं मानते हैं। दीपक जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दीपक जी, आगे का प्लान क्या होने वाला है? सबसे बड़ा प्रश्न यही कांग्रेस से पूछा जाता है कि भाई जातीयगत जनगणना कराकर तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारा प्लान क्या है? आखिर समानता की बात तो किस आधार पर समानता, जातीय आधार पर या धन के आधार पर, जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इकोनॉमिक के बेस पे हमें देखना चाहिए? क्या मानते हैं आप, क्या प्लान है, अगला प्लान क्या है कांग्रेस का? झा जी, सबसे पहले सर्वप्रथम मैं आपको इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा और मेरे भाई अनुराग दुबे, इनको भी बहुत बहुत बधाई जो पहली बार हम तीनों एक मंच पर बैठे हैं। और हम चाहेंगे एक स्वस्थ डिबेट हो और पार्टी भले ही कोई भी हो। अब बात करते हैं, आते हैं जातीय जनगणना पर। दादी पोते की इन्होंने बात करी, तो आइडियोलॉजी किसकी क्या रही, क्या चुनावी मुद्दे रहे? देखिए, किसी भी पार्टी का हो, वो चुनावी मुद्दे पर, उनके चुनावी मुद्दे एक समय समय के अनुसार बदले जाते हैं। ठीक है, अगर हम सिर्फ किसी पार्टी के अनुसार जाएंगे तो शायद हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं जाएंगे। लेकिन जब हम एज ए पत्रकार जाते हैं या फिर ऐसे विश्लेषक जाते हैं, तब हम पाते हैं कि एक समय समय पर आइडियोलॉजी बदलती है हर किसी राजनीतिक पार्टी की, और वो शायद समय की मांग भी रहती है। जात पे ना बात पे वोट लगेगी हाथ पे, तो ये बात तो सभी राजनीतिक पार्टियां कहती है कि हम जातिगत राजनीति नहीं करते, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते। लेकिन सभी को पता है कि बीजेपी में सर्वोच्चता किस वर्ग की है, कौन लोग अनुराग जी, उसको चला सबसे बड़ा रहे हैं, प्रश्न ये नहीं है समय मैं समय उसी पर। पर आ रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ, मैं जी, उसी पर आ रहा हूँ। जी, तो हमने उस जाति पाति की, हमने नहीं, मतलब जो राहुल गांधी की, जो इंदिरा गांधी जी थी, उनकी कल परसों जयंती भी थी, तो इंदिरा गांधी जी ने वो कहा। अब मैं राहुल गांधी जी पर आता हूँ। तो राहुल गांधी ने कहा कि हमने इतने प्रतिशत जातीय जनगणना कर ली है और हमारी रह रही है। और इनका एक प्रश्न और ये था, अनुराग मेरे भाई का, कि जातिगत जनगणना की क्यों आवश्यकता है? देखिए, जातिगत जनगणना ठीक उसी प्रकार है जैसे एक खानदान के कई सारे भाई है और किसके पास क्या
अब साधन है और किसको हम ऊपर उठा सकते हैं। जातिगत जनगणना कही गई है, इसमें किसी विशेष वर्ग को या फिर किसी विशेष समुदाय को लाभ पहुंचाने वाली बात तो शायद उन्होंने कही नहीं है। तो इसमें अगर जातिगत जनगणना होती है और सामने आंकड़े आते हैं कि कौन अभी तक आगे है और कौन अभी तक पीछे है, तो इसमें मुझे नहीं लगता। और एक और बात होती रहती है कि कहा जाता है कि आरक्षण का फायदा बहुत लोग एससी वर्ग बहुत उठा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, एक इंडियन एक्सप्रेस का सर्वे थे करीबन 2-3 साल पहले के, उसमें ग्रुप डी की जॉब में सबसे ज्यादा स्वर्ण लोग थे। आप हमें इमेजिन कर नहीं दीपक जी, जब सरकारी नौकरी की हम बात करते हैं उसमें तो योग्यता के आधार पर भी तो नौकरी मिलती है। अब हम जाति के आधार पर यदि नौकरी देने लग गए, वही मैं कह रहा हूँ, योग्यता के आधार पर ही लोगों को मिल रही है। ऐसे में सिर्फ कुछ जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है आप उनको टारगेट करते हैं या फिर जातीय जनगणना होती है आप कहते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी प्रकार से ठीक है। इस मुद्दे पर सभी लोगों, चलिए मैं अनुराग जी के पास मैं चलता हूँ। अनुराग जी से मैं जानना चाहता हूँ, अनुराग जी, दीपक जी का कहना है कि दरअसल ग्रुप डी की बात कर रहे हैं, ये जिस ग्रुप डी की, उसमें कह रहे हैं कि जो निचले जाति के ही लोग ज्यादातर पाए जाते हैं। यही आप कहना चाहते हैं दीपक जी? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये कह रहे हैं कि सवर्ण लोग ग्रुप डी इत्यादि जैसे नौकरियां हैं उनमें पाए जाते हैं, इनका ये कहना है। जातिगत जनगणना मेरा नहीं, एक सर्वे था उसका कहना है, मेरा कहना नहीं है। करीबन 2-3 साल पहले कोट किया है दीपक जी, आपने जब सर्वे को कोट किया है तो कुछ ना कुछ आप तो 10% सहमत होंगे इस सर्वे से। दीपक झा जी, अनुराग जी, एक बार अनुराग जी को कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद हम आपके पास आते हैं। दीपक झा, पहली बात तो मैं वो जिस भी एजेंसी का सर्वे है उसके ऊपर मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है किस तरीके से सर्वे होता है, हम लोगों ने पढ़ा भी है अपने मास कॉम के समय में, ठीक है। तो अभी कुछ दिन पहले कल या परसों की बात है, एक एजेंसी का सर्वे आया था जिसमें बताया जा रहा था ना कि बिहार में कहाँ अधिक पॉल्यूशन है और कहाँ एक्यूआई इंडेक्स में कितना पार चला गया है। इसमें बिहार का मोतिहारी जो ईस्ट चंपारण है और वेस्ट चंपारण सबको दिखाया गया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मैं यहाँ पे हूँ और मैं यहाँ पे नहीं हूँ और बाकी लोग यहाँ पे हैं, और एक और बिहार सरकार का डाटा निकलता है, उस डाटा में ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण को सबसे सेफेस्ट जगह बताया गया था पूरे बिहार में। अब मुझे नहीं पता किस नशे के बाद ये डाटा तैयार किया जाता है, मुझे कुछ नहीं पता है, क्योंकि बिहार सरकार का डाटा गलत है या फिर उस एजेंसी का डाटा गलत है। ये पहली बात। जातिगत सर्वे की बात हो रही थी सर, यही बात तो है, दादी की आइडियोलॉजी थी, आइडियोलॉजी चेंज होती है, हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन उतनी बड़ी, देखिए हम लोग मानते हैं इंदिरा गांधी को, उतनी बड़ी लीडर जिनके पास, वो ये बात बोलती हैं कि जात पात इस देश की एक बड़ी खाई है, इसको मिटाना होगा। और वाकई देखिए आइडियोलॉजी चेंज होता है लेकिन जात पात कोई आइडियोलॉजी नहीं है। अगर इंदिरा गांधी ने इस बात को कहा कि जात पात को खत्म करना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि समाज की एक ऐसी व्यवस्था वो निर्माण करना चाहती थी जिससे सबका सर्वांगीण विकास हो। तो उस चीज को हमें आगे भी लेकर चलना होगा। वो राहुल गांधी को भी इस चीज को समझना होगा, उस चीज को भारतीय जनता पार्टी को भी समझना होगा। तो वही मैं बात कहना चाहता हूं कि जातिगत सर्वे है जरूरी कि नहीं जरूरी है, इसके बारे में समीक्षा भी होनी चाहिए। और आप दीजिए, आरक्षण की बात कर रहे थे, आरक्षण मिलना चाहिए, अब आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। अब सब कोई इस बात को कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सवर्ण में सब कोई अमीर ही अमीर है, सवर्ण में भी लोग गरीब हैं, उनको भी मिलना चाहिए आर्थिक आधार पे। अब 10% के ईडब्ल्यूएस से क्या होगा? मिल रहा है ना, वही 10% पे क्या होगा? कहना चाहते हैं आप दीपक जी बताइए। देखिए अनुराग भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, आपकी वॉइस कट हो रही है, आपकी वॉइस जा रही है। आपकी वॉइस नहीं आ रही दीपक जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। दीपक जी की वॉइस नहीं आ रही है। उसमें सिर्फ स्वर्ण नहीं, उनमें मेरी वो सवाल यही है कि इसका जवाब मुझे लगता है कि हम में से कोई नहीं दे पाएगा कि आखिर राहुल गांधी क्या चाहते हैं और राहुल गांधी का विजन क्या है जातिगत जनगणना पर, क्योंकि यहाँ पर दीपक जी की वॉइस नहीं आ रही है। अनुराग जी अनम्यूट है मेरा, कहा कि जी
दीपक भाई, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, अनुराग भाई का ठीक है, मेरा भी नेटवर्क ठीक है, आपके नेटवर्क नहीं कनेक्शन में नहीं, थोड़ी सी आपके प्रॉब्लम आ रही है, आप थोड़ा सा। जी हाँ, देखिए, अगर हम दीपक और अनुराग भाई और मैं, हम तीनों एक चीज पर जाएं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं। अगर एक ट्रायल बेस पर हो जाती है, लेकिन उसके रिजल्ट क्या है, क्योंकि ये जातीय जनगणना 1956 के आसपास या उससे पहले भी मैंने एक आंकड़े पेश करे थे एक चैनल के दौरान, 2-3 बार हो चुकी है, लेकिन वो आंकड़े जारी नहीं होते हैं। और उन आंकड़ों पर, अगर सरकार के पास तो है ना, अगर आंकड़े जारी नहीं हुए, लेकिन उन पर काम होना चाहिए, वो नहीं होता। एग्जैक्ट वही बात है। बात यही है कि जब वो आंकड़े थे तो उन आंकड़ों पे काम क्यों नहीं हुआ। और बिहार में तो जातिगत सर्वे हो गया, तो बिहार में ऐसा क्या हुआ कि कुछ लोगों को बेनिफिट हुआ है, कुछ तो बेनिफिट नहीं लग रहा है। मैं तो यहाँ पे हूँ, लगातार काम कर रहा हूँ, ग्राउंड में जाके काम करता हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि जातिगत सर्वे के बाद लोगों का, जो गरीब है, उनके उत्थान की बात हुई हो। अभी मैं 3 दिन पहले किसी दलित बस्ती में गया था, जहां गांधी का कर्मस्थली है भितियरवा, एक जगह है जहां से जनसुराज की एक पदयात्रा शुरू हुई थी। उसके अगल बगल पूरा इलाका दलितों का था, और उन दलितों की तो ऐसी व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। जातिगत सर्वे के बाद भी क्या कर रहे हैं। जातिगत सर्वे तो बड़ा मुद्दा उठा था। यही तो मुद्दा है दीपक जी की, यही तो मुद्दा है कि जातीयगत जनगणना जो नीतीश कुमार जी ने करवाया, वो भी अब अपने जनसभाओं में जातीयगत जनगणना की बात करते ही नहीं है। उन्होंने जिक्र भी नहीं करते कि मैंने करवाया है, क्रेडिट भी बिल्कुल नहीं ही दे रहे लुप्त हो गया। देखिए दीपक जी, मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार जी जब तक जातीय जनगणना की बात करते थे, जब तक वो बीजेपी के साथ नहीं गए, बीजेपी के साथ जाते ही उनका जातीय जनगणना शून्य हो गया। लेकिन कांग्रेस अगर कहती है कि तेलंगाना में उन्होंने इतना कर दिया है और वो जातीय जनगणना पर फिर कार्य करेंगे, क्योंकि वहां पर कांग्रेस पूर्णतः से आजाद है। अब वहां पर क्या रिजल्ट आता है, यही वहां पर क्या कार्य मेन क्या है, मेरा सवाल ये है। दीपक, जी, मैं आऊंगा जी आपके पास, दीपक पहले एक मैं इनसे मिनट, एक सवाल एक पूछ मिनट, लेता मैं एक हूँ। बात कहना चाहता हूँ, बस मुझे याद आया अभी। बिहार में जातिगत सर्वे का तुमको मैं साइड इफेक्ट बताना चाहता हूं। आज से कुछ दिन पहले मैं पर्सनली इस चीज को देखा हूं, महसूस किया हूं कि लोग अपने अपने जाति के कितने % हिस्सेदारी है, इस चीज को स्टेटस लगा रहे थे कि ये कुर्मी है तो कुर्मी का इतने % जातिगत सर्वे में आंकड़ा आया है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम लोग बिहार में बड़ी आबादी में है। यादव लोगों का अलग अपना एक चल रहा था कि हम यादव हैं और हमारी जनसंख्या अलग है। इसका जो है वो कहीं ना कहीं से साइड इफेक्ट बुरा भी जा रहा है समाज में। और लोग बताना चाहते हैं कि हमारी जाति की आबादी, अब तो लोग बोल रहे थे जिसकी जितनी हिस्सेदारी जाति है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, तय होनी चाहिए। तो क्यों नहीं मिल जाता है। 3% ब्राह्मण सवर्ण है, उनको मिलना चाहिए उतना। बिहार के जातिगत सर्वे में 3 से 4% ब्राह्मण सवर्ण है, उनको तो उतना देखिए मिला नहीं अभी तक। अनुराग जी, मैं आपको एक बात बता दूं, अनुराग भाई, टू बी फ्रैंक, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती है, ये किसी चीज में राजनीतिक जनगणना के अनुसार जाए या ना जाए, लेकिन जिस दौरान ये अपने प्रत्याशी का चुनाव करते, जिस दौरान ये टिकट बांटते, उस दौरान ये जातीय जनगणना के आधार पर जाते हैं कि किस क्षेत्र में किस जात का कितना ज्यादा है। अगर जब आप अपने प्रत्याशी का चुनाव इस प्रकार कर रहे हैं, तो और जगह भी आप भागीदारी दे सकते हैं। तो ये कांग्रेस भी करती होगी फिर। सब करते सबको ही हैं। करता है इस बात, सब तो करते हैं इस चीज को। फिर तो यही है कि जब आपने जातीयगत जनगणना करवा ही रखा है अपने पार्टी के लिए, तो फिर जातिगत जनगणना का ढोंग करने की क्या जरूरत है। मैं वही कह रहा हूं, अगर ये जातिगत जातीय जनगणना जनगणना सरकारी, नहीं, जातिगत सर्वे 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 है। जी जी जी, अगर सर्वे हर पार्टी सर्वे। कर रही है, अगर हर पार्टी ये चीज कर रही है और कांग्रेस खुलेआम कह रही है कि जातीय जनगणना कराए, और जिसकी जितने भागीदारी, जो भाई साहब ने कहा, वो होना चाहिए। जिसकी बिहार में भाई साहब जितने, मैंने इसलिए कहा ना, क्योंकि बिहार में ये बातें चल रही थी। मैं पटना में जब था, वहां पे आंदोलन हो रहा था और इस चीज को बताया जा रहा था कि जिसकी जितनी मतलब भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, तय होनी चाहिए। तो इस चीज को आप बताइए, पूरे बिहार में सबसे अधिक जमीन 3% भूमियारों के पास है। सबसे अधिक जो जमीन है उसका भूभाग उनके पास है। अब वो क्या करेंगे, ग्रुप बी का हो या ग्रुप ए का जॉब हो, वो क्या करेंगे। लेकिन उनकी जनसंख्या मात्र, भूमियार ब्राह्मण की जनसंख्या देखा जाए जिसमें राजपूत वगैरह है, सवर्ण लोग हैं, वो मात्र 3 से 4% है बिहार में। ठीक है, और उनका सबसे अधिक आधिपत्य है बाकी चीजों पे। तो कहीं ना कहीं से इसका साइड इफेक्ट भी जाता है और असल चीजें भी सामने निकल के आती है। लेकिन कहीं ना कहीं से ये जो चीज है जातिगत सर्वे,
ये एक सिर्फ चुनावी स्टंट है, जुमलेबाजी है, और इसके अलावा और कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। अनुराग भाई मैं बता दूं, राजनीतिक जुमले तो हर पार्टियां करती हैं। इसमें आप कांग्रेस की तरफ जाएं, बीजेपी की तरफ जाए, बसपा की तरफ जाए, किसी के भी तरफ जाए, अगर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, अगर राहुल गांधी को लगता है कि हम जातीय जनगणना करने से और जो जिस राज्य में हमारी सरकार है हम वहां पर कुछ बदलाव कर सकते हैं, कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो ओबीसी, एसटी और जितने भी पिछड़े वर्ग है वो इनसे कहीं ना कहीं छूट गए थे, उसको अगर ये दोबारा साथ लेके आ सकते हैं, वही मैं अनुराग भाई आपकी बात पा रहा हूँ, मैं आपकी बात को ही बड़ी करता हूँ। आपने कहा कि इसकी क्या जरूरत है, अगर ये वहां से कर लेती है। अब आप कहेंगे कि भाई 70 साल थे आपने क्यों नहीं करा, तो देखिए वो कांग्रेस का फेलियर है। दीपक जी, जातीय का जो है जनगणना हो चुका है, तो वही कह रहा हूँ, अगर उन आंकड़ों पर काम नहीं किया गया तो उनका फेलियर है। जी अगर ऐसे में अनुराग जी आप कहना चाहते हैं, अनुराग जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, ये राहुल गांधी और कांग्रेस का ये इसलिए स्टंट चल रहा है क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी भी इस बात को समझती है कि वो सिर्फ मुसलमान के वोट बैंक से नहीं जीत सकती है। मैं सबसे पहले सीधे बात ये बोलना चाहता हूं कि अब वो कांग्रेस पार्टी, मेरी जहां तक समझ है, मैं ये समझ रहा हूं कि अब कांग्रेस पार्टी को ये मजबूरी लगने लगा है कि उनको न चाहते हुए भी बाकी हिंदुओं में से भी वोट चाहिए, और इस कारण से जातिगत सर्वे को और अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है कि ओबीसी, एससी, एसटी को हम लोग मिला लेंगे। इधर एक भीम आर्मी की अलग पार्टी चल रही है, वो भी अपना अलग एक औहदा दिखा रही है। वोट काटने के फिराक में है कांग्रेस, हिंदू वोट को तोड़ने के फिराक में है कांग्रेस, ये कहना जी चाहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं से उनको। दीपक जी आखिरी प्रश्न है मेरा आपसे, और इसके बाद हम इस कार्यक्रम का समाप्त करेंगे, इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे कि हिंदू वोट को दरअसल तोड़ना है, बीजेपी के पास जो सीधे डायरेक्ट जा रहा है उसे तोड़ना है, इसीलिए जातिगत जनगणना का एक्सपेरिमेंट जो आपने कहा है, जो कुछ नया करना चाहती है कांग्रेस, ये कर रही है, ये अनुराग जी का आरोप है, बहुत बड़ा आरोप है। देखिए, हिंदू मुस्लिम की वोट वो तो इस पिच पर आ ही नहीं रहे। हिंदू मुस्लिम की वोट पर जो काम करता है वो करता है बीजेपी। थोड़ी नहीं कहेगी दीपक जी, कोई पार्टी खुलकर थोड़ी नहीं कहेगी कि मैं हिंदू मुस्लिम वोट चाहता हूँ इसलिए मैंने जातीय जनगणना को शुरू किया है। बीजेपी तो कई बार अपने मंचों से नेता बड़े खुल के आप को बदल देंगे। दीपक जी आपने ये जो बात कहा ना कि बीजेपी करती है हिंदू मुस्लिम के वोट, आपको पता होगा जम्मू कश्मीर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर यह बात कह रही थी कि अगर उनकी सरकार जम्मू कश्मीर में आती है तो ईद के मौके पे डबल सिलेंडर फ्री। ठीक है, उनका जब सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास चलता है, जब 5 किलो राशन की बात आती है तो मेरे गांव में मुसलमान भी लाइन में लगा होता है, हिंदू भी लाइन में लगा होता है, और वहां पे लेते भी हैं, और वहां पे वो गाली भी देते हैं, और वो उनको पता है कि उनको वोट कहाँ करना है, वो जब आएंगे तब वो हाथ पे ही आएंगे। अब देखिए, मैं उस बात को नहीं कह रहा कि घरों में क्या हो रहा है, मैं उस बात को कह रहा हूँ राजनीतिक पार्टियां क्या करती है। धरातल पर तो सभी लोग एक साथ कार्य करते हैं। अगर धरातल की मैं बात कर रहा हूँ ना, धरातल के सामने, धरातल का जो जी, अगर आप राजनीतिक बात करें, मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, मैं राजनीतिक लोगों के साथ भी रहा हूँ, कई लोगों के साथ रहा हूँ, कई लोगों को देखा है, और मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ। मैं किसी पार्टी पक्ष की तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों तरफ से बात कर रहा हूँ। जी अब मैं क्षमा चाहता हूँ कि हमने बहुत देर बहस कर लिया है। कौन ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहा है, और अनुराग जी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन दोनों पार्टियों का एजेंडा क्या है। असल में बात बता दूं, दोनों पार्टी का एजेंडा क्या है, ध्रुवीकरण की राजनीति करके जो छोटी पार्टी है ना उन्हें खत्म कर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी और अनुराग जी, आप जुड़े, हम फिर से चर्चा करेंगे, हम कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, देश की मुद्दाओं पर बात करेंगे, हम यहाँ पर देश की बात करेंगे, सबसे ज्यादा जरूरी है। आप दोनों का धन्यवाद, सबसे बड़ा सवाल यही था।